नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी। इंडिया वॉच देख रहे हैं आप। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे रिपोर्टर ग्राउंड से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या का मुख्य आरोपी सरफराज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। क्या है पूरी खबर, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सांप्रदायिक हिंसा मामले में यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेपाल भागने के फिराक में हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब की एसटीएफ से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद बहराइच जल रहा था। योगी सरकार के सिर पर इससे निपटने की बड़ी चुनौती भी थी और साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मुलाकात कर बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। आज यूपी पुलिस और एसटीएफ को सूचना मिली कि राम गोपाल हत्याकांड के आरोपी सरफराज, तालिब और अन्य नेपाल भागने की फिराक में हैं, जिस पर यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने घेराबंदी किया और नेपाल बहराइच सीमा यानी कि हांडा बसेरी नहर के पास दोनों आरोपियों से एसटीएफ की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से चली गोलाबारी में सरफराज और तालिब घायल हुए हैं। उन्हें पकड़ने के बाद पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची है। हालांकि बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में यूपी एसटीएफ की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि अभी तक 52 से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस मामले में योगी सरकार का लापरवाह अफसरों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी हो चुका है। फिलहाल जिस तरह से आज यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कहीं न कहीं योगी सरकार का यह एक्शन लोगों में सराहना का विषय भी बना हुआ है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, जिसके साथ ही नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीएस गुलियानी। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाते हुए आज तीसरी बार अपनी सरकार बना ली। इस उपलक्ष्य में आज पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित दशहरा ग्राउंड में एक उच्च स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। इतना ही नहीं, इस समारोह में सभी भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत कर इस समारोह की शोभा को बढ़ाया। आज के इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ 13 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। इस समारोह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन करने में कामयाब रही। ऐसा माना जा रहा है कि इस शक्ति प्रदर्शन से उन राज्यों पर भी भाजपा की छाप पड़ेगी, जिनमें हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। हरदोई में बेखूब चल रहा लाल खून का काला कारोबार, क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। के अंदर जो खून का काला कारोबार चल रहा है और आपको बता दें कि एक जो मरीज आया उसने 7,000 रुपए का ब्लड बैंक से खून खरीदा। उसके बाद में एक दिन पहले उसने खून खरीद लिया। जब दूसरे दिन जब डॉक्टर चढ़ाने के लिए मरीज के लिए पास पहुंचे खून लेकर, जब उस खून को देखा गया तो हालांकि उस खून जो खराब खून था और नकली खून बताया गया। पूरा मामला संदिग्ध है और आपको बता दें कि हरदोई की जो ब्लड बैंक है लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इससे पहले भी यहाँ पे विवाद हो चुका है। जो यहाँ के लैब इंचार्ज थे सर्वेंद्र, वो यहाँ पे मार भी खा चुके हैं, कई बार वहां मारपीट भी हो चुकी है। लेकिन हरदोई के जो
ब्लड बैंक है वहां सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पूरे मामले पर सीएमएस ने जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले पर जब सीएमओ से बात करना चाहा तो सीएमओ ने फोन नहीं उठाया। अब ये देखने की बात है आखिरकार ये किस तरीके का काला कारोबार चल रहा है, इसमें कौन जिम्मेदार है और कितना और किसका शय है, किसके शय पर चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि हरदोई में गांजा का कारोबार है, चरस का है, शराब का है, लेकिन अब नया एक कारोबार आया है जो खून बेचना वाला आया है, जो खून नकली खून बनाया जा रहा है, जिस खून को बेचा जा रहा है, इसमें कौन कौन शामिल है ये देखने की बात होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई पहली कैबिनेट बैठक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शुभम वोगल। शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री उमर साहब ने कल अपनी ओथ ग्रहण की। आपको बताते चले तो आज उमर साहब ने एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बड़ी चर्चा की। आपको बताते चले तो इस चर्चा में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी मौजूद रहे, कई अधिकारी जो थे वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। उमर साहब ने आज अपनी पहली मीटिंग जो है कैबिनेट मीटिंग जो है वो बुलाई थी जिसमें प्रशासनिक मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई। चले तो कल जिस तरीके से उमर साहब ने जब अपनी शपथ ग्रहण की उस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी वीआईपी जो है वो मूवमेंट्स होती हैं उस दौरान जो है वो पब्लिक को तंग नहीं किया जाएगा। फिलहाल देखना ये दिलचस्प जरूर होगा कि क्या ये सरकार कब तक चलेगी, क्या ये सरकार पूरे 5 साल बिताएगी या फिर 2014 की तरह इस सरकार में भी जो है वो काफी खामियां होंगी। ये फिलहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरा जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम भोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर। मुजफ्फरपुर की मीरापुर सीट पर प्रत्याशी को लेकर सपा दफ्तर में अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर 10 सीटों पर कब्जा करने का दावा भी कर रहे हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीरापुर सीट के पदाधिकारियों और संभावित प्रत्याशियों के साथ एक अहम बैठक किया जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात किया और साथ ही साथ प्रत्याशी घोषित होने के बाद मीरापुर सीट पर कब्जा करने के लिए आह्वान भी किया। सूत्रों ने यह दावा किया है कि मीरापुर सीट पर जियाउर रहमान, पूर्व सांसद कादिर राणा समेत कई ऐसे नाम हैं जो टिकट पाकर मीरापुर सीट से चुनावी ताल ठोकना चाहते हैं। फिलहाल सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद कादिर राणा के नाम पर मुहर लगा दी है और जल्द ही मीरापुर सीट से प्रत्याशी भी घोषित करेंगे। कादिर राणा का नाम चलने की वजह से मीरापुर में कंफ्यूजन की स्थिति, रार की स्थिति पैदा हो गई थी जिस पर पूरी तरह से खत्म करने के लिए और यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक अहम बैठक बुलाई। हालांकि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुलदीप सैनी। में उपचुनाव को लेकर अब पार्टियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश प्रभारियों का अब राजस्थान दौरा शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी अब आला कमान का इशारा मिलने के बाद राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने राजस्थान की कमान संभाली हुई है। वहीं प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कमान को देखते हुए अब जल्द ही टिकटों के वितरण को लेकर दोनों ही पार्टियों में माथापच्ची चल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमोवेश हर स्थिति को देखते हुए अब बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है, जहां पर जल्द ही बैठक में कैंडिडेट्स के चुनाव को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी करने के बाद ये माना जा सकता है कि उनकी सूची जारी हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी इंग्लैंड पे है, उनके राजस्थान के पहुंचने के बाद ही कुछ संगठन में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स चुने जाएंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, वो दिल्ली से ही बनकर लिस्टें तैयार होगी, उसी
के आधार पर इस बार राजस्थान में दोनों पार्टियों ने 7 सीटों पर जीत के दावेदारी को बढ़ावा देने के लिए इस बार टिकटों की सूची दिल्ली से जारी करने का फैसला किया है। और साथ ही इस बार के उपचुनाव को लेकर पार्टियों के अंदर इस बात की भी थोड़ी आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान में जो 7 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहीं न कहीं अपना दमखम दिखाना चाह रही है, जिसमें नेताओं के कद के बढ़ने के साथ साथ उनके नाम की भी तवज्जो केंद्र में दी जाएगी। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय केतुरा। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। तारीखों का ऐलान केंद्रीय निर्वाचन आयोग कर दिया गया था और अब तारीखों के ऐलान के साथ साथ सियासी दलों ने अपनी जो चुनावी रणनीति उसको लेकर भी कसरत तेज कर दी है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर अब अपनी प्रक्रियाओं पर आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी की तरफ से इन नामों का, इन प्रत्याशियों के नामों का एक पैनल पार्टी हाईकमान को भेज दिया गया है। 6 नाम उसमें सम्मिलित किए गए हैं और उन्हीं में से किसी एक को कैंडिडेट बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी सर्वे रिपोर्ट को पूरा करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है और जैसे ही सर्वे रिपोर्ट के बाद देखने के बाद पर्यवेक्षक अपना दौरा करेंगे तो उसके बाद प्रत्याशियों को भी फाइनल करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही इस दौरान अपनी अपनी गुटबाजी को लेकर बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर टिकट किसी एक को मिलता तो जो बाकी प्रत्याशी हैं, जो दावेदार इस समय कहे जा सकते हैं, वो नाराज हो जाएंगे। ऐसे में उस गुटबाजी को समाप्त करना दोनों ही दलों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। चुनाव जीतना लक्ष्य दोनों ही पार्टियों का, लेकिन जो भीतरी राज्य होता है उसे समाप्त करना पहले पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे देखना यह होगा कि प्रत्याशियों के नामों के ऐलान से पहले किस प्रकार से सियासी दल पार्टियों के भीतर गुटबाजी समाप्त करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नथुनल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। लखनऊ के केजीएमयू में बड़ी संख्या में एक बार फिर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर उतरे हैं। आखिर क्यों हड़ताल पर उतरे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आमान। लखनऊ में एक बार फिर से डॉक्टर हड़ताल के ऊपर उतर आए हैं। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं एक बार फिर से कलकत्ता वाले मामले को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, पिछले 4 दिनों से डॉक्टर भूख हड़ताल कर रहे हैं और लगातार कलकत्ता वाले मामले में जो रेजिडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म के साथ हत्या की गई थी उसको न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर लगातार अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। लगातार डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से डॉक्टरों के साथ घटनाएं घटती हैं और इलाज के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके परिजन डॉक्टरों के ऊपर हमलावर हो जाते हैं तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा। ऐसे में डॉक्टर इलाज किस तरह से कर पाएगा, क्या कुछ ऐसा संभव हो पाएगा जो डॉक्टर इलाज कर सके। तो इन सब मांगों को लेकर लगातार डॉक्टर पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन पे हैं और डॉक्टरों का साफ तौर से कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तब तक हम लगातार इस धरने को करते रहेंगे। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। बलौदाबाजार में खनन माफिया पर प्रशासन का चाबुक चला है। क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। जिले में रेत माफिया बहुत सक्रिय है। आज खनिज विभाग ने कार्रवाई करके 5 हाईवा 5 ट्रैक्टर को जब्ती बनाया, जबकि यह रात के अंधेरे में चेन से पोकलिंग चेन से नदी पर खनन कर रहे थे, जो कि पूरा गैर कानूनी है। याद है कि छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिला एक ऐसा है जहां पर 3 नदियों के बीच से जिला बसा हुआ है और यहाँ पर रेत के माफिया इतने सक्रिय है कि कई बार खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है, परंतु ये इनकी जो हरकतें हैं रेत माफियाओं के कभी भी बंद नहीं होती और फाइन पटाकर ये रेत माफिया फिर हावी हो जाते हैं। लगातार कार्रवाई होने के बाद भी रेत खनन पर आज तक शासन अंकुश नहीं लगा पाया है, जबकि यहाँ के जो विधायक और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि नदी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, ताकि नदी यदि मान लो सुरक्षित नहीं रहेगी तो निश्चित ही कि बलौदाबाजार जिले में पानी की किल्लत आएगी और पर्यावरण में बहुत गलत असर पड़ेगा। उसको देखने के बाद भी रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन इन पर कार्रवाई होती है, उसके बाद भी इनके जो अवैध रूप से जो खनन है बंद नहीं हो पाता। और आज भी जब कार्रवाई की गई खनिज विभाग के द्वारा तो 5 हाईवा को जब्त किया गया और 5 ट्रैक्टर जब्त किया गया, इनके ऊपर लाखों रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। निश्चित है कि लगातार ये कार्रवाई होगी तो अंकुश लगेगा, जबकि यहाँ के जिला कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा भी विगत दिनों कार्रवाई की, जब 3 पोकलेन और 5 ट्रैक्टर और 20
तुम्हारे हाईवा को जब्ती बनाया गया था, उसके बाद भी रैयत का अवैध उत्खनन बंद नहीं हो पा रहा है। मैं इंडिया राइज के लिए बल्लभगढ़ से प्रदीप महेश्वरी। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। आखिर क्यों प्रदर्शन किया है, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निखिल रस्तोगी। यूपी के दिनेश प्रताप सिंह की टिप्पणी कांग्रेस के प्रियंका गांधी को लेकर लगातार मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बात करें तो कल जिस तरह के उनके आवाज के नेम प्लेट पर कालिक पोती गई थी, वहीं आज एनएसयूआई के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, हंसरागंज के जीपीओ पे आके दिनेश प्रताप सिंह जी पोस्टर पे कालिक पोते हुए लाए थे। वहीं पुलिस ने मौके से उनको पकड़ा है और पूछताछ कर रही है। बात करें तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी फोर्स लगाई गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें सूत्रों द्वारा नहीं लगाई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से कालिक पोती गई थी दिनेश प्रताप सिंह के कार्यालय के नेम प्लेट पर, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं हो पाती है। राजधानी लखनऊ से निखिल, इंडिया वाइज। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा में लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग का शार्प शूटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद फारूक। को भोर सुबह लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के एक सदस्य की दिल्ली पुलिस की और मथुरा की थाना रिफाइनरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ हो गई। शार्प शूटर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। थाना रिफाइनरी के बाद रेलवे स्टेशन के पास फाटक के नजदीक जो है उससे मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में शार्प शूटर गिरफ्तार हुआ है और उसको घायल भी हुआ है। शार्प शूटर योगेश कुमार नादिर शाह दिल्ली के हत्याकांड में मुख्य आरोपी है और शार्प शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ये मथुरा में शार्प शूटर आया हुआ था, लेकिन किस मकसद से आया हुआ था पुलिस द्वारा अब इसकी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस और मथुरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये घायल भी हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब शार्प शूटर से पूछताछ होगी कि ये यहाँ पर किस मकसद से मथुरा में पहुंचा था। दिल्ली पुलिस और मथुरा की पुलिस लगातार इससे पूछताछ भी कर रही है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। महिला सर्जन नीति को लेकर विधानसभा भवन में बैठक हुई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। मंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार योजना पे योजना निकालते हैं। वहीं आज जो रेखा आ रही है, यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। और वहीं देखिएगा कि रेखा आर्य ने आज एक बैठक ली है और जिसमें महिला सर्जन नीति पर चर्चा की गई है, जिसमें देखा गया कि तमाम जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है उसको लेकर चर्चा की गई है। और उसके साथ ही रेखा आर्य ने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं के बचपन से लेकर, यानी कि जन्म लेने से लेकर और वृद्धा आश्रम तक और उनकी पूरा समय है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए लगातार कहीं ना कहीं इस नीति के अंदर चर्चा की गई है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से महिलाएं उत्तराखंड के अंदर सुरक्षित अपने को महसूस करती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए तमाम तरह के निर्देश भी जारी करते रहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और लगातार आप देखेंगे कि त्योहारी सीजन को देखते हुए भी कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बाजारों में यदि हम बात करें तो बाजारों में भी जो सुरक्षा है उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन लगातार गश्त करता हुआ भी नजर आता है। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो आज महिला सर्जन नीति आयोग की जो बैठक कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ली है, उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाने पर विचार किया गया है। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। पीलीभीत में जंगल किनारे एक घायल युवक मिला है। आखिर क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। में जैसे कि आपको बता दें, पीलीभीत में लूट की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। जंगल में आए दिन लूटपाट होती रहती है। जैसे कि हमको बताते चले कि कल एक घटना घटी है कि
कि पीलीभीत के जंगल में 13,000 रुपये एक अपने युवक मामा को 13,000 रुपये देने के लिए जा रहा था। वहीं कुछ इको व बाइक चोरों ने एक रुमाल सूंघा करके एक युवक से 13,000 रुपये की लूट की है, जिसके बाद में छीना झपटी होने के बाद में युवक को मार पीट करके खून से लथपथ कर दिया। वहीं सड़क के किनारे खून से लथपथ युवक घायल अवस्था में मिला। जैसे कि बता दें किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन आया, माधवटांडा क्षेत्र के निवासी बहनी राम के पास फ़ोन आया। उन्होंने बताया है कि उसका लड़का जो है कि अपने मामा को 13,000 रुपये देने के लिए जा रहा था। वहीं जंगल में उसके साथ लूटपाट हुई है। गजरौला पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस ने बताया है कि अज्ञात के खिलाफ तहरीर दर्ज हुई है। अभी तक कोई मामला जानकारी में नहीं आया किसके साथ किसने लूटपाट की है और क्या मामला है, लेकिन किसी मंदिर के पास एक युवक का खून से लथपथ घायल अवस्था में मिलने के कारण क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से जांच होती है, किस प्रकार से क्या होता है। इसका जानकारी लगने के बाद में जानकारी मिलते ही जानकारी दी जाएगी। जैसे कि हमको बताते हैं आए दिन लूटपाट पीलीभीत में बढ़ती चली जा रही है। अब देखना यही होगा कि क्या काम होता है, क्या कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा। देखते रहे इंडिया वॉइस, कैमरामैन राजेश कुशवाहा के साथ। सिद्धार्थनगर में सरकारी पैसे के बंदरवाट वाले मामले को लेकर डीडीओ पहुंचे। डीडीओ ने जमकर फटकार लगाई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश यादव। कराए लाखों डेकार गया ग्राम प्रधान टाइल्स लगाने के नाम पे, जो कि टाइल्स इस लगा ही नहीं। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के खिसराहा का बताया जा रहा, जो कि बिशुनपुर मुस्तकहम गांव का बताया जा रहा, जो कि प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगाना था, लेकिन टाइल्स विद्यालय में लगा ही नहीं। ग्राम प्रधान ने अपने घर लगा लिया और जब डीडीओ जांच करने पहुंचे तो मामला ये खुलकर सामने आया। अब डीडीओ ने फटकार भी लगाई। जिस तरह से वो वीडियो वायरल हो रहा, उसमें कहा जा रहा कि टाइल्स तुम कहाँ लगाए, लेकिन विद्यालय में दिखा नहीं टाइल्स। वो बताया जा रहा कि अपने घर पे टाइल्स लगा लिया। वैसे में तो उनकी जांच होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जांच करके जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।